एक ऐसा केस जो सुलझता ही नहीं, जो आज 14 साल बाद भी देश की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री बना हुआ है। ये है नोएडा का चर्चित और हाई प्रोफाइल आरुषि मर्डर केस। सेक्टर 25 में स्थित जलवायु बिहार में 15 मई 2008 की देर रात में हुए डबल मर्डर की गुत्थी आज तक भी नहीं सुलझ पाई है। पुलिस से लेकर सीबीआई तक इस मामले की जांच कर चुकी है। बावजूदा इसके इन दोनों हत्याओं का आरोपी कौन है, ये अभी भी हर किसी के लिए सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। तो उस रात क्या हुआ था और किसने मर्डर किया था, तो चलिए जानते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है नोएडा के सेक्टर 25 के जलवायु बिहार से। यहाँ पर एक छोटा सा परिवार रहता था, जिनमें डेंटिस्ट कपल डॉक्टर राजेश तलवार और नूपुर तलवार थे। इनकी एक 13 साल की बेटी थी आरुषि तलवार, जो दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ती थी। इनके घर में एक नौकर भी था, हेमराज, जो नेपाल के अर्घकंची डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला था। हेमराज इस घर में रहकर साफ सफाई का काम करता था और खाना भी बनाता था। नूपुर और राजेश का सेक्टर 27 में क्लिनिक था, जहाँ पर दोनों साथ में काम करते थे और साथ ही साथ दोनों फोर्टिस हॉस्पिटल में ड्यूटी भी करते थे। राजेश ग्रेटर नोएडा के ITS डेंटल कॉलेज में पढ़ाने का भी काम करते थे। तलवार फैमिली के क्लिनिक में एक और कपल काम करता था, अनीता दुरानी और प्रफुल्ल दुरानी। ये लोग काफी क्लोज फैमिली फ्रेंड थे और इसी शहर में रहते थे। नोएडा क्लिनिक में राजेश तलवार और अनीता दुरानी की मॉर्निंग ड्यूटी थी, सुबह के 9 बजे से 12 बजे तक। प्रफुल्ल दुरानी और नूपुर तलवार की ड्यूटी शाम के वक्त 5 बजे से 7 बजे तक थी। इसके अलावा तलवार और दुरानी का हौज कास इलाके में क्लिनिक था। 16 मई 2008 को रोजमर्रा की तरह तलवार कपल उठते हैं और अपने लिविंग रूम में आते हैं। वहीं बगल में उनका एक छोटा सा बार था और सामने वाली टेबल पर एक बिस्की की खाली बोतल रखी हुई थी। राजेश बोतल उठाकर हैरानी से देखते हैं और अपनी पत्नी से पूछते हैं कि बोतल को किसने खाली की। इस चीज से दोनों बहुत हैरान हो जाते हैं और हेमराज को आवाज लगाते हैं, लेकिन वो सुनता नहीं। तब तक 6 बजे का अलार्म आरुषि के रूम में बजता है और वो अलार्म लगातार बजते ही जा रहा था। आरुषि उसे बंद नहीं कर रही थी, इसीलिए उन दोनों की नजर उस रूम पर पड़ती है। वो रूम लिविंग रूम से सटा हुआ था। उस कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। आमतौर पर आरुषि अपना रूम अंदर से बंद करके सोती है, लेकिन उस दिन ऐसा नहीं था। दोनों कपल दरवाजा खोल के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर आरुषि खून से लथपथ बेड पर पड़ी हुई थी और उसका गला किसी चीज से काटा गया था। ये देखकर पिता जोर जोर से चीखने लगते हैं और मां नूपुर तो शौक की वजह से कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। इनकी एक हाउसमेट भी थी, भारती मंडल, वो भी दरवाजे पर आ चुकी थी। उसने जब अंदर से आवाज सुने तो दौड़कर राजेश और नूपुर के पास गई और पूछा कि आप लोग यहाँ पर बैठे क्यों हैं और रो क्यों रहे हैं। नूपुर भारती को आरुषि के रूम में ले जाने लगी। भारती उस रूम के दरवाजे पर खड़ी हो गई और नूपुर सो रही आरुषि के पास जाकर उसके ब्लैंकेट को हटाया। ब्लैंकेट के हटते ही भारती ने देखा कि आरुषि का गला कटा हुआ है और वो खून से लथपथ पड़ी हुई है। ये देखकर भारती भी सहम गई और भागते भागते पड़ोसियों के पास जाकर उन्हें इस बारे में बताया। भारती उस घर के अलावा कई दूसरे घरों में भी काम करती थी, इसीलिए नूपुर ने उन्हें भेज दिया। धीरे धीरे और लोगों में भी ये खबर फैलने लगी। पड़ोस में रह रहे पुनीश राय टंडन काफी अच्छे फैमिली फ्रेंड थे, वो भी यहाँ पर आ गए और इनके साथ जलवायु बिहार का सिक्योरिटी गार्ड वीरेंद्र सिंह भी यहाँ पर पहुँच गए। सिक्योरिटी गार्ड ने पुलिस को कॉल किया। पुलिस जब तक आती है तब तक वहाँ 15 से 20 लोग इकट्ठा हो चुके थे और आरुषि के रूम को छोड़कर घर में इधर उधर बैठे हुए थे। किसी तरह यह खबर मीडिया तक पहुंच गई और 8 बजे तक वो लोग भी यहाँ आ गए। ऐसे परिस्थिति को देखकर आरुषि के पिता राजेश तलवार और पुलिस का सबसे पहला शक उस घर के नौकर हेमराज पर जाता है, क्योंकि वो सुबह से ही दिखाई नहीं दे रहा था। पुलिस ने भी अपनी थ्योरी बनाना शुरू कर दी कि हेमराज ने पहले तो खूब सारी बिस्की पी और फिर नशे में धुत होकर आरुषि के कमरे में गया और उसके रेप करने की कोशिश की। जब आरुषि ने उसका विरोध किया तो हेमराज ने किसी धारदार चीज से उसके गले को काट दिया। राजेश तलवार ने पुलिस से कहा कि आप लोग यहाँ इस अपार्टमेंट में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, मैं आपको खर्चा के लिए 25,000 रुपए देता हूँ। आप हेमराज के गांव जाइए और उसका पता लगाइए। पुलिस ने भी ऐलान कर दिया कि जो हेमराज को पकड़वाने के लिए कोई ठोस इन्फॉर्मेशन देगा तो उसे 20,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। 16 मई को सुबह के 8:30 बजे तक बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। दोपहर के 1 बजे तक बॉडी की जाँच खत्म हो गई। इसके बाद उसको घर लाया गया और लिविंग रूम में बर्फ की सिल्ली पर लिटा दिया गया ताकि ये डिकम्पोज ना हो, क्योंकि मई के महीने में दिल्ली नोएडा में काफी गर्मी पड़ती है। शाम के 4 बजे तक पूरे रीति रिवाज के साथ आरुषि का अंतिम संस्कार कर दिया गया। बाद में इस परिवार पर आरोप भी लगे कि इन्होंने बॉडी का क्रियाक्रम करने में काफी जल्दी कर दी। इस पर घर के बुजुर्गों ने कहा कि बॉडी डिकम्पोज होना शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से जल्दी इसका अंतिम संस्कार करना जरूरी हो गया था। इसके बाद पुलिस ने भी कंफर्म कर दिया कि बॉडी की जाँच खत्म हो चुकी है और आगे किसी तरह की जाँच की कोई जरूरत नहीं थी। पुलिस ने बाद में तलवार
तलवार फैमिली और इनके घरेलू कर्मचारियों पर आरोप लगाया कि इन्होंने आरुषि की रूम की सफाई करने में जल्दीबाजी कर दी। कंपाउंडर विकास शेट्टी अपने और अपने परिवार का डिफेंस करते हुए कोर्ट में बयान दिए कि उन्होंने घर में मौजूद पुलिस वालों से परमिशन ली थी, जिसमें एक लेडी कांस्टेबल भी मौजूद थी। क्राइम वाले दिन की बात करें तो आरुषि जिस बेड पर सो रही थी वो बेडशीट, तकिया, आरुषि के कपड़े और गद्दे का एक छोटा सा टुकड़ा काटकर फॉरेंसिक लैब में भेज दिया गया। शाम के 4 बजे तक बॉडी का अंतिम संस्कार करने के लिए लोग चले गए। तब बचे हुए बर्फ की सिल्ली को कहीं गिराना था, इसलिए राजेश का ड्राइवर उमेश शर्मा पड़ोसी पुनीत टंडन से उनके टेरिस की चाबी मांगता है ताकि बर्फ की सिल्लियों को वहां पर डंप कर सके, मतलब कि धूप में बर्फ की सिल्लियां पिघलकर नाले में बह जाएं। विकास सेठी ने अपने बयान में बताया कि अंतिम संस्कार के लिए रवाना होने के बाद आरुषि के गद्दे को टेरिस पर रखना था ताकि उसका खून वगैरह सूख जाए और बदबू भी निकल जाए, जिसके बाद जला दिया जाता। तो विकास सेठी ने अपने साथ और 3 लोगों को लेकर गद्दे को टेरिस पर ले जाने की कोशिश करते हैं। आनंद फानन में वो पूरी सीढ़ी चढ़ जाते हैं, मगर इस बात पर ध्यान नहीं देते कि उस दरवाजे पर ताला लगा हुआ है। वहीं पर एक बूढ़ी औरत भी थी। उन्होंने कहा कि आप इस गद्दे को किसी दूसरे टेरिस पर क्यों नहीं रख देते हैं। ड्राइवर उमेश शर्मा भी गद्दे को ऊपर ले जाने में मदद कर रहे थे। उमेश शर्मा दोबारा पुनीत टंडन के पास गए और उनसे टेरिस की चाबी मांगी। पुनीत टंडन ने गद्दे को अपने टेरिस पर रखवा कर ताला बंद कर दिया। उसी टेरिस के बगल में तलवार फैमिली का भी टेरिस था, जो कि ग्रिल की दीवार से घिरा हुआ था। वहाँ किसी ने भी नोटिस नहीं किया कि एसी के आउटर यूनिट के पास एक और लाश पड़ी हुई है, और वो लाश किसकी है और दोनों मर्डर में कनेक्शन क्या है, आइए जानते हैं। 15 मई 2008 की सुबह आरुषि रोज की तरह अपने स्कूल चली गई। 24 मई को इनका बर्थडे था। ये बहुत ही एक्साइटेड थी और अपने फ्रेंड के साथ प्लानिंग बना रही थी कि पार्टी किसी होटल में करे या फिर टेरिस पर। इसी सुबह आरुषि की मम्मी अपनी क्लिनिक पर चली गयी। पिता राजेश तलवार भी ITS डेंटल कॉलेज में पढ़ाने के लिए चले गए। मां नुपुर ने करीब 1:30 बजे आरुषि को उसके स्कूल से पिकअप किया। वैसे तो आरुषि स्कूल बस में आती जाती थी, लेकिन उस दिन माँ ने कार में पिकअप किया और अपने घर जलवायु विहार अपार्टमेंट में आ गई। उस दिन वंदना तलवार भी इनसे मिलने के लिए आई, जो राजेश के भाई दिनेश तलवार की वाइफ थी। तीनों ने साथ में लंच किया और इसके बाद वंदना वहाँ से चली गयी। शाम के 4:30 बजे तक नुपुर भी घर से निकल गयी, क्योंकि फोर्टिस हॉस्पिटल में ड्यूटी थी। शाम के 7:30 बजे तक नुपुर तलवार अपने घर वापस आ गयी। रात के 9:30 बजे तक राजेश भी अपने ड्राइवर उमेश शर्मा के साथ अपने घर आ गए। ड्राइवर ने राजेश को उनके घर पर ड्रॉप किया। कुछ ही दूरी पर इनके पेरेंट्स भी रहते थे। ड्राइवर कार को पार्क करने के लिए वहीं चले जाते हैं, क्योंकि राजेश के घर पर पार्किंग नहीं थी। ड्राइवर गाड़ी को पार्क करने के बाद राजेश के घर उनकी कार की चाबी और उनका बैग देने के लिए आते हैं। उस समय हेमराज किचन में खाना बना रहे थे। आरुषि और नुपुर डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई थी और राजेश बेडरूम से बाहर निकल रहे थे। इतने में ड्राइवर वहां से चले गए। ड्राइवर उमेश शर्मा इकलौते आउटसाइडर थे जिन्होंने आखिरी बार हेमराज और आरुषि को जिंदा देखा था। नुपुर और राजेश ने अपने बयान में बताया कि उन्होंने एक डिजिटल कैमरा आरुषि को गिफ्ट करने का प्लान बनाया था, जो 15 मई तक कुरियर के जरिए आ चुका था और हेमराज ने ही उसे रिसीव किया था। राजेश ने सोचा कि कैमरा बर्थडे वाले दिन आरुषि को देंगे, लेकिन नुपुर जिद करने लगी, चलो ये कैमरा अब भी दे दो, ये कैमरा उसके लिए अर्ली बर्थडे सरप्राइज होगा। फिर वो आरुषि के रूम में गए और उसको कैमरा दे दिया। ये देखकर आरुषि बहुत खुश हो गई। उसने कई सारे फोटो क्लिक किए। उसकी लास्ट पिक्चर रात के 10:10 पर क्लिक की गई थी। इसके बाद माता पिता रूम में चले गए। राजेश को कुछ वेबसाइट चेक करने थे, इसीलिए उन्होंने नुपुर से कहा कि आरुषि के रूम में जाकर उसका वाईफाई राउटर ऑन कर दो। उस वक्त रात के करीब 11 बज रहे थे। नुपुर जब आरुषि के रूम में गई तो उस वक्त आरुषि चेतन भगत की बुक द 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ पढ़ रही थी। नुपुर राउटर ऑन करके अपने रूम में वापस आ गई। तभी राजेश के रूम में रखा हुआ लैंडलाइन फोन बजने लगा, जो राजेश के लिए किसी बिजनेस के सिलसिले में आया हुआ था। रात के 11:40 पर राजेश ने किसी को ईमेल भेजा और ये इंटरनेट का लास्ट यूज था। रात के करीब 12 बजे आरुषि के एक फ्रेंड अनमोल ने उसे कॉल किया, लेकिन आरुषि ने फोन नहीं उठाया। फिर उसने घर के लैंडलाइन पर फोन किया, अभी भी किसी ने उस कॉल को रिसीव नहीं किया। 12:30 बजे अनमोल ने उसे मैसेज किया, लेकिन ये भी आरुषि ने फोन में चेक नहीं किया। सीबीआई रिपोर्ट के अनुसार राजेश ने 12:08 तक इंटरनेट का यूज किया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार आरुषि और हेमराज का मर्डर 12 बजे से 1 बजे के बीच में हुआ था। अब घर की बात करें तो वो 1300 स्क्वायर फीट का 3 बेडरूम वाला अपार्टमेंट था, जिसमें एक मास्टर बेडरूम नुपुर और राजेश तलवार का था, बगल वाला रूम आरुषि का था और तीसरा बेडरूम हेमराज का। हेमराज वाले रूम में डबल एंट्री डोर लगे हुए थे, जिनमें से एक बाहर की तरफ खुलता था और दूसरा
दूसरा अपार्टमेंट के अंदर की ओर। उस अपार्टमेंट के मेन गेट पर 3 दरवाजे लगे हुए थे, जिनमें सबसे पहला दरवाजा ग्रिल गेट का था, जो बड़ी मुश्किल से खुलता था क्योंकि एक बार बंद हो जाने के बाद वो फंस जाता था। सेकंड वाला भी ग्रिल गेट था और तीसरा दरवाजा लकड़ी का था। पहले और दूसरे दरवाजे के बीच में हेमराज के कमरे का बाहरी दरवाजा भी खुलता था। 16 मई 2008 की सुबह हाउसमेट भारती मंडल घर का डोरबेल बजाती हैं। वैसे तो रोज हेमराज ही दरवाजा खोलते थे क्योंकि राजेश और नुपुर थोड़ा लेट उठते थे। इस दिन भारती आई और डोरबेल बजाया, लेकिन अंदर से किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला। दूसरी बार बेल बजाती हैं, फिर भी कोई नहीं दरवाजा खोलता। फिर भारती दरवाजे को धक्का देने की कोशिश करती हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि दरवाजा अंदर से बंद है। इसके बाद वापस से तीसरी बार बेल बजाती हैं। इस बार नुपुर अंदर वाला दरवाजा यानी लकड़ी का दरवाजा खोलकर दूसरे ग्रिल गेट पर आती हैं और भारती से पूछती हैं, क्या तुमने हेमराज को कहीं पर देखा है? भारती कहती है, नहीं, मैंने तो नहीं देखा, मैं तो अभी अभी आ रही हूँ। फिर नुपुर कहती हैं, शायद हेमराज दूध लेने के लिए चला गया होगा। नुपुर ने भारती से कहा, ये डोर खुल नहीं रहा है, लगता है कि लॉक है। हेमराज शायद लॉक करके बाहर गया होगा, तुम बाहर ही रुककर उसका आने का वेट क्यों नहीं करती? भारती कहती है, मुझे वेट नहीं करना, आप दरवाजे की दूसरी चाबी दो। फिर नुपुर ने भारती से कहा, तुम नीचे की बालकनी के पास आओ, मैं चाबी फेंकती हूँ। भारती बालकनी के नीचे खड़ी हो गई। इसके बाद नुपुर अपनी बालकनी में आई और भारती से बोली, तुम एक बार और जाकर दरवाजे को चेक करो, शायद वो अटक गया होगा, अगर जोर से धक्का दोगी तो खुल सकता है। ये सुनकर भारती ने कहा, आप जल्दी से चाबी फेंको, अगर दरवाजा लॉक रहा तो मैं दोबारा से सीढ़ी नहीं चढ़ूंगी। नुपुर ने चाबी फेंक दिया। उस समय राजेश भी उठ चुके थे और अपने लिविंग रूम में आकर उस विस्की की बोतल को उठाकर देखा। इसके बाद की कहानी मैंने तो आपको बता दी है। अब आते हैं दूसरी बॉडी की कहानी पर। 16 मई की सुबह राजेश और नुपुर की बेटी की मरने की खबर सुनकर लोग वहां पर आते हैं, जिसमें राजेश के करीबी राजीव कुमार बरसने और रोहित कोचर भी थे। इन दोनों ने पुलिस को बताया कि छत वाले दरवाजे पर खून के छींटे लगे हुए हैं और पूछा कि उस दरवाजे पर ताला क्यों लगा हुआ है। राजीव कुमार ने बताया कि वो गलती से टेरिस वाली सीढ़ी पर चढ़ गया था, तभी उसने ऐसा देखा। बाकी के कुछ लोगों ने कहा कि वहाँ उन्हें वैसा कुछ पहले नहीं मिला था, जिसमें कुछ पुलिस वाले, ड्राइवर उमेश शर्मा, भारती मंडल, पुनीश राय टंडन और विकास सेठी थे। सबको लगा कि जो आरुषि के गद्दे को टेरिस पर ले जाने की कोशिश कर रहे थे, उनसे ही कुछ ऐसा हुआ होगा। राजीव की बात सुनकर एक पुलिस वाले ने सोचा कि हो सकता है कि किलर टेरिस से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दरवाजा बंद होने की वजह से वो कहीं और भाग गया। उन्हें भी लगा कि पूरे घर की छानबीन चल रही है, तो क्यों ना टेरिस की भी हो जाए। रोहित कोचर ने कोर्ट में बताया कि घर आने के बाद जब राजेश से टेरिस की चाबी मांगी तो वो कमरे में गया और काफी देर तक नहीं लौटा। राजीव कुमार ने अपने बयान में बताया कि जब पुलिस वाले ने राजेश से चाबी मांगी तो राजेश सबसे पहले उस सीढ़ी पर गया, फिर वापस आकर घर के अंदर चला गया। राजेश तलवार अपने डिफेंस में बोले, उस वक्त उनके दिमाग में क्या चल रहा था, वो क्या कह रहे थे, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। राजेश ने इस बात पर भी जोर दिया कि उसने किसी भी पुलिसकर्मी को घर के किसी भी कोने में जाने से नहीं रोका और अंत तक दरवाजा नहीं खुला। एसपी महेश कुमार शर्मा ने 16 मई को दरवाजा खोलने को कहा था। हालांकि पुलिस वालों ने कहा कि राजेश को चाबी नहीं मिल रही थी और हमें भी कोई ताला तोड़ने वाला नहीं मिला। एसपी ने ये भी बयान दिया कि जिन पुलिस वालों को दरवाजा खोलने का जिम्मा दिया गया था, उनके साथ साथ एसपी पर भी लापरवाही दिखाने के लिए रिपोर्ट फाइल कर दी गई थी। 17 मई 2008 को राजेश और नुपुर तलवार हरिद्वार के लिए निकल गए, क्योंकि हिंदू रीति रिवाज के अनुसार आरुषि के अस्थियों को गंगा नदी में विसर्जित करना था। एक और बात मैं आपको बता दूं कि 16 मई के शाम 3 बजे से 6 बजे के बीच दिनेश तलवार और डॉक्टर सुशील चौधरी और के गौतम से टेलीफोन पर बातचीत हुई थी। डॉक्टर सुशील चौधरी दिनेश तलवार के दोस्त और आई केयर आई हॉस्पिटल के चेयरमैन थे और के गौतम रिटायर्ड डीएसपी थे। 2012 में के गौतम ने सीबीआई कोर्ट में बयान दिया कि इस केस में जितने भी फैक्ट सेक्सुअल सॉल्ट की ओर इशारा कर रहे थे। डॉक्टर सुशील चौधरी ने उसे पोस्टमार्टम से हटवाने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। इन्होंने कोर्ट में ये भी बयान दिया कि इस चीज को मैंने सीबीआई की फर्स्ट टीम को बताया भी था, लेकिन उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया और रिकॉर्ड में दर्ज भी नहीं किया। अब आते हैं 17 मई की डेट पर, जिस दिन दोनों कपल हरिद्वार के लिए निकल चुके थे और घर पर भाई दिनेश तलवार रुके हुए थे, क्योंकि अभी भी लोगों का आना जाना लगा हुआ था, जिसमें रिटायर्ड डीएसपी के गौतम भी आए हुए थे, क्योंकि डॉक्टर सुशील चौधरी ने उनको यहाँ पर आने के लिए रिक्वेस्ट की थी ताकि पता चल सके कि आखिर आरुषि का मर्डर कैसे हुआ था। के गौतम जब घर पर आए तो उन्होंने घर का थोड़ा बहुत छानबीन किया। दिनेश तलवार ने उनको टेरिस का दरवाजा भी दिखाया जिस पर खून के छींटे लगे हुए थे। दिनेश ने उनसे रिक्वेस्ट किया कि कैसे भी करके एक बार टेरिस को भी देख लीजिए, शायद कुछ मिल जाए।
केके गौतम ने एसपी महेश मिश्रा को बुलवाया और कहा कि इस ताले को तोड़ना होगा। एसपी मिश्रा इसकी जिम्मेदारी खुद ले लेते हैं और स्टेशन मास्टर दाताराम नौनेरिया को बुलाते हैं। इससे पहले अनीता दुर्रानी पड़ोसी पुनिस टंडन से पूछती हैं क्या आपके पास टेरिस की डुप्लीकेट चाबी है, लेकिन वो मना कर देते हैं। अब दाताराम नौनेरिया इस ताले को तोड़ देते हैं। वैसे ही वो लोग टेरिस पर जाते हैं। वहाँ पर फ्लोर पर खून के निशान थे, जैसे कि खून से लथपथ इंसान को घसीटा गया हो। वहीं आउटर एसी यूनिट के पास खून से सनी और सड़ी लाश दिखाई देती है, जिसको पहचानना थोड़ा मुश्किल था। दिनेश तलवार भी उसे पहचान नहीं पा रहे थे। नूपुर और राजेश को कॉल करके घर वापस बुलाया जाता है, वो भी रास्ते में ही थे। कुछ ही देर में वो घर पर लौट आए। राजेश टेरिस पर उस लाश की पहचान करने के लिए गए, लेकिन वो कंफर्म नहीं थे कि ये लाश हेमराज की है या नहीं, क्योंकि उनका मानना था कि अस्थियों को अकेले छोड़ना या वापस से उस घर के अंदर लेके जाना जहाँ उसकी इतनी बेरहमी से हत्या हो गई थी तो यह अशुभ होता। बाद में हेमराज के किसी दोस्त ने उसे पहचान लिया। अब यहाँ की कहानी पूरी पलट गई। एक घर, 4 लोग, जिसमें से 2 मर चुके हैं और 2 जिंदा हैं, और कहीं से भी किसी बाहरी के आने का कोई भी संभावना नहीं, क्योंकि सारे दरवाजे बंद थे। अगर कोई आता भी तो शोर मच जाता या कोई पड़ोसी उसे देख लेता। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दोनों हत्याओं का इल्जाम किस पर जाने वाला है। इधर राजेश और नूपुर दोबारा से हरिद्वार के लिए निकल गए। वहाँ के किसी पंडित ने बताया कि रात के 2 बजे राजेश और नूपुर गंगा में अस्थियों को विसर्जित करने के लिए आए थे। रात में ही हेमराज का पोस्टमार्टम हुआ, क्योंकि बॉडी पहले से ही सड़ रही थी और सुबह तक वेट करते तो शायद लेट हो जाता। उस घर का हाल ऐसा हो गया था कि 90% सबूत या तो गायब हो गए थे या बर्बाद हो गए थे, बस केवल पुलिस की लापरवाही की वजह से, क्योंकि वहाँ लोग बिना रोक टोक के आ जा रहे थे। पुलिस जहाँ पर जाती उससे पहले तो वहाँ मीडिया पहुँच जाती थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार पहले तो किसी भारी भरकम चीज से हेमराज के सर पर मारा गया, जिसकी वजह से इनके सर पर यू आकार का निशान बन गया था। ये निशान किसी गोल्फ स्टिक से भी आ सकता है। आपको बता दें कि पिता राजेश तलवार डॉक्टर होने के साथ साथ गोल्फ भी खेलते थे। आरुषि के सर पर वो निशान सामने की तरफ था, जबकि हेमराज के पीछे की तरफ। आरुषि के रूम में बेड पर, दीवार पर, फर्श पर और बेड के सामने वाले हिस्से पर खून के निशान मिले, लेकिन वहीं उसके खिलौने और किताबें भी रखी हुई थी, पर उन पर कोई भी खून का निशान नहीं था। इसका मतलब था कि मर्डर करने के बाद उन्हें रखा गया। ये थ्योरी इसलिए दी गई क्योंकि ये सारी चीजें खून की रेंज में थी, लेकिन बिल्कुल साफ सुथरा थी। हेमराज की बॉडी को लगभग 20 फीट तक घसीटा गया था। उसकी बॉडी कूलर के पैनल से ढकी हुई मिली थी और बगल वाले ग्रिल की दीवार पर बेडशीट फैलाई गई थी ताकि बॉडी का पता ना चल सके। वहीं पास में पानी से भरा कूलर रखा हुआ था। जांच के दौरान पता चला कि किलर ने शायद इसमें अपना हाथ धोया था। 1 जुलाई 2008 को केके गौतम ने बताया कि 17 मई को हेमराज की बॉडी मिलने के बाद उन्हें 3 गिलास मिले, जिनमें से 2 में थोड़े बहुत ड्रिंक्स थे, लेकिन तीसरा खाली था। उन्हें एक बियर, एक स्प्राइट की बोतल और एक बिस्किट भी मिली। डीएनए जांच में पाया गया कि बियर वाली गिलास पर हेमराज के निशान मिले, लेकिन हेमराज तो ड्रिंक करता ही नहीं था। हेमराज के वॉशरूम में 2 लोगों के यूरिन के निशान मिले। हेमराज का बेड बता रहा था कि उस पर 3 लोग बैठे थे, क्योंकि बेड के 3 हिस्से दबे हुए थे और चादर पर भी सिलवटें पड़ी हुई थी। हैरानी की बात यह है कि सीबीआई की फर्स्ट टीम ने ही सब चीजों को रिकॉर्ड ही नहीं किया। 16 मई को जब भारती को चाबी मिली तो वो ऊपर गई। चाबी लगाने से पहले उसने दरवाजे को चेक किया कि ये सच में लॉक है या फिर ये फंसा हुआ है, लेकिन इस पर जरा से धक्का देते ही खुल गया। ये केस अब हाई प्रोफाइल बन चुका था, जिसमें अब यूपी पुलिस के अलावा दिल्ली पुलिस भी शामिल हो गई। 22 मई को आईजी गुरुदर्शन सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें उन्होंने बताया कि राजेश का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, जो हेमराज को पता चल गया था। उसकी भनक आरुषि को भी लग चुकी थी, इसलिए राजेश ने उन दोनों की हत्या कर दी। राजेश और नूपुर को प्राइम सस्पेक्ट मानते हुए अरेस्ट कर लिया गया। नूपुर और राजेश ने कहा कि पुलिस उन्हें बेवजह टारगेट कर रही है, हम सीबीआई जांच की मांग करते हैं। इसके बाद 31 मई 2008 को ये केस सीबीआई को सौंप दिया गया। सीबीआई की जांच कुछ अलग ढंग से हो रही थी। उनका फोकस घर के नौकर पर ज्यादा था। फिर सीबीआई को पता चला कि घर के पास में एक नौकर रहता था, कृष्णा थ्रेडाई, जो नेपाल का रहने वाला था और वो हेमराज का एक अच्छा दोस्त था। सीबीआई जांच में 2 और नौकरों का नाम आया, फैमिली फ्रेंड दुरानी का नौकर राजकुमार शर्मा और पड़ोसी पुनिस टंडन का नौकर विजय मंडल। पुलिस की जांच में जो थ्योरी सामने आई थी वो तो मैंने आपको बता दिया। अब सीबीआई की जांच में भी थ्योरी निकलने लगी। 15 मई की रात हेमराज के तीनों दोस्तों ने उस घर में शराब पिए। इसके बाद जब वो तीनों आरुषि को हार्श करने की कोशिश करने लगे तो हेमराज उसका विरोध करने लगा। वो तीनों मिलकर हेमराज को सीढ़ी तक ले आए, फिर किसी चीज से उस पर वार कर दिया। इसके बाद वो हेमराज को घसीटकर टेरिस पर ले गए। आरुषि ने ये सब होते हुए देख लिया। वो तीनों पकड़े ना जाएं, इसलिए आरुषि को भी मार डाला। साल 2011 में ये केस गाजियाबाद के सेशन कोर्ट में गया। गाजियाबाद सेशन कोर्ट ने पुलिस की थ्योरी को सही मानते हुए 26 नवंबर
नवंबर 2013 को राजेश और नुपुर को दोषी पाया और उम्र कैद की सजा सुना दी। जर्नलिस्ट अभिलोक सेन ने जज पर आरोप लगाया कि इन्होंने डिफेंस वकील की दलीलें सुने बिना ही सजा सुना दी। जनवरी 2014 को तलवार ने इस फैसले को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। 12 अक्टूबर 2017 तक ना तो पुलिस की थ्योरी साबित हो पाई और ना ही सीबीआई की, इसीलिए कोर्ट ने राजेश और नुपुर तलवार को जेल से बरी कर दिया। सीबीआई को लगा कि इस फैसले से उनकी बेइज्जती हुई है, इसीलिए हेमराज की वाइफ की बेसिस पर हेमराज को न्याय दिलाने के लिए देश के सबसे बड़ी कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी। तब हेमराज की वाइफ नेपाल से यहाँ आई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि तलवार फैमिली ने ही हेमराज को मारा है। हेमराज आरुषि को अपने बेटी की जैसा मानते थे, लेकिन राजेश के साथ उनका ठीक संबंध नहीं था। राजेश हेमराज को छोटी मोटी चीजों के लिए डांटते थे। दिनेश तलवार, राजेश तलवार और नुपुर तलवार ने उसे मारने की धमकी भी दी थी, क्योंकि वो फैमिली सिगरेट जानता था। वो सिगरेट कहीं लीक ना हो जाए इसलिए उन्हें मार डाला। खैर, इस तरह की ढेर सारी कहानियां और थ्योरी सामने आई और ये मर्डर केस आज भी पहेली है। अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हम जल्दी ही हाजिर होंगे क्राइम की एक और नई कहानी के साथ।